कल जो बजट हुआ है, बजट में सबसे नेगेटिव था। पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। 0.5% एसटीटी बढ़ाने का, करेक्ट। जो मार्केट कल करेक्ट क्यों हुआ? जस्ट एसटीटी बढ़ाने के लिए नहीं, दो तीन एक रीजन है और उससे भी बड़ा एक और रीजन है जो कोई बात नहीं कर रहा। पहला रीजन तो एसटीडी की बात थी, दूसरा रीजन था एफआईज के लिए कुछ नहीं हुआ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करके जा रहा था, इस वजह से करेक्शन हुआ। मगर उससे भी बड़ा रीजन है जो कोई बात नहीं कर रहा, वो है कल संडे था। तो कल एफआईज मार्केट में थे ही नहीं या बहुत कम थे, और रिटेल और डीआईज में भी ज्यादा नहीं थे। अगर वॉल्यूम देखो डीआईज का भी तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं था डीआईज के लिए भी, क्योंकि कल संडे को म्यूचुअल फंड के ऑफिस भी सारे बंद रहते हैं नॉर्मली। तो ये हुआ जब मार्केट तो खुला खुला था, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही मेनली थे और वहां पर पैनिक क्रिएट हुआ और वो सेल ऑफ थोड़ा सी वॉल्यूम में ज्यादा बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल गया हमें। आज वही उसका ऑपोजिट आज हमें देखने को मिला। मार्केट नीचे तो खुला थोड़ा सा, बट नीचे सस्टेन नहीं किया, वापस ऊपर आ गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 25,800, 24,800, 24,700 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर कोई मनी नाइन में मेरे को देखा होगा आज सुबह, तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था ये जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। 25,700, 25,600 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये जल्दी से टूटना नहीं चाहिए और यहाँ से वापिस से बाउंस बैक होना चाहिए। वही हुआ आज। और मुझे क्या लगता है, अब कौन से सेक्टर चल सकते हैं उसके बात करें उसके पहले, मार्केट अभी 25,000 के करीब है और यहाँ से ऑलरेडी 3%, 4% हम इस महीने और लास्ट मंथ का मिला के डाउन है 2.5-3%, राइट। और 12% का मेरा एक्सपेक्टेशन था इस साल ग्रो करेगा। तो 12 + 2 14% का करीब का इस साल मुझे लगता है दिसंबर तक आपको ग्रोथ मिल सकती है निफ्टी में। अगर 14% आज के भाव से निफ्टी ग्रो करता है तो आपका पोर्टफोलियो 18 से 20% से ग्रो कर सकता है। वॉलेटाइल रहेगा नहीं रहेगा? यस, वॉलेटाइल मार्केट जरूर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कभी भी ट्रम्प साहब कुछ भी बोल सकते हैं ईरान के ऊपर या ग्रीनलैंड के ऊपर। वहां पर अगर कोई कमेंट आता है तो एक बार के लिए फिर सेट बैक हो सकता है, फिर डाउन ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बट वैल्यूएशन वाइज हम अब कंफर्ट जोन में है। FI27 में हम 19-20 के मल्टीपल में आ गए हैं और FI28 की अगर बात करें जो 6 महीने के बाद से सब काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद से वो काउंट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर के बाद से, तो हम 17 साढ़े 17 के मल्टीपल में पहुंच जाएंगे। तो उस केस में हमारा मल्टीपल भी काफी सस्ता हो गया, बाकी दुनिया के मार्केट के मल्टीपल के साथ जो महंगा था आज से 1.5 साल पहले वो भी ठीक हो गया। तो मुझे लगता है 29,000 30,000 तक निफ्टी इस साल जा सकता है, 2030 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये इसमें मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा पसंद आ रहा है। बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स में काफी दिनों से कई बार रील में बोला है, कई बार वीडियो में बोला है, अभी वापस बोल रहा हूँ। कल जो सेल ऑफ आया है पीएसयू में, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ऐड करने के पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए, लीड कर रहा है एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, आप इंडियन बैंक देखिए, काफी अच्छा लग रहा है। सारे बैंक में आप ध्यान दे सकते हैं, राइट। अब कल के बजट के बारे में बात करते हैं, जिसका मेन टॉपिक है आज का। तो कल के बजट में अगर देखेंगे तो 7.8 लाख करोड़ का डिफेंस में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। मेजर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट में 3.1 लाख करोड़ डिफेंस सर्विस रेवेन्यू में हमें वहां खर्चा करना है, राइट। 3.12 लाख करोड़, ये जो फायदा मिलेगा ना, ये अब डिफेंस के अंदर हर एक डिफेंस कंपनी नहीं चलेगी। अगर आप बजट ध्यान से सुने होगे तो आपको वाटर बेस में बात सुना होगा, अपने शिप बिल्डिंग में काफी अच्छा चल सकता है। तो डिफेंस स्पेस में एक तो एरोस्पेस में काफी अच्छा हो सकता है। उसमें से एक अच्छी कंपनी मुझे लगती है एमटीआर टेक, हमने कई बार रिकमेंड दिया है, तो एमटीआर टेक पे नजर रखें। 52 वीक हाई में पहुंच चुका है, लाइफ टाइम हाई में अभी पहुंच रहा है, राइट। तो एमटीआर टेक काफी अच्छा लग रहा है, उसको आप ध्यान रखें, अपनी वॉच लिस्ट में रखें। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है डिफेंस में, वो आपका है बीईएल, इसमें ध्यान रखें। और तीसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें इस सेगमेंट में, वो लग रहा है हमें जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग। ये 3 कंपनियां आप डिफेंस में अभी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर मिड टू लार्ज कैप स्टॉक्स है। मगर यहाँ पर भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको 1-1.5 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस का बजट मुझे बहुत अच्छा लगा है। यस,
कल जैसे लग रहा था डिफेंस में कुछ दिया नहीं है, डिफेंस में थोड़ा कम दिया है, मगर आप अंदर जाके देखोगे तो आपको उस जो जितना दिया है उसमें से कहाँ-कहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, वहाँ-वहाँ में बीईएल दिख रहा है, जबकि इक्विपमेंट में ज़्यादा एक्सपेंसेस किया जा रहा है। सैटेलाइट बिजनेस में या एरोस्पेस में ज़्यादा एक्सपेंस किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और शिप बिल्डिंग में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो ये 3 स्टॉक तीनों सेगमेंट में डिफेंस के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट, रेलवे में 2.77 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसमें से हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर आपने सुना होगा, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली बनारसी एंड बनारस से सिलीगुड़ी। ये कॉरिडोर बनेगा हाई स्पीड, मतलब बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी स्टॉक आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मैं रियली वीडियो बना के इस जगह पे कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मेंस कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो अहमदाबाद मुंबई है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो चालू हो जाएगा। एक्सप्रेस जो अपना बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है वो पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो शुरू भी हो जाएगा। तो वहां से और थोड़ा सा वहां का मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कौन सा सेक्टर में, कौन सा स्टॉक्स में ये आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज आया था, 20 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल करना है। तो ये वर्ड याद रखना, 20 नेशनल वाटरवेज का ऊपर काम चल रहा है। तो वाटरवेज अगर चल रहा है और सी प्लेन की बात की है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए वाटरवेज की कंपनीज कौन सी हो सकती है जो ट्रैवल में हेल्प करेगी। वापिस वो शिप बिल्डिंग आ जाती है, राइट। ट्रैवल में हेल्प करेगा, जो पोर्ट बनाने में हेल्प करेगा, अदानी पोर्ट हो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो, एक तरह की कंपनी ये है। और कौन से कंपनीज हैं, हमें रिसर्च करना है इस सेगमेंट में, ये हमें देखना है कि ऐसे कौन सी कंपनीज है, क्योंकि ये नया थीम है, इसमें बोलना बहुत मुश्किल होता है। थीम एकदम नया है, वाटरवेज में कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं। अभी के लिए मेरे दिमाग में अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आ रहा है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आ रहा है, उसके बाद शिप बिल्डिंग में हमने जीआरएससी की बात कर ली, नॉलेज मरीन है। ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, राइट। उसके अलावा जो रेल बॉगीज बननी है, क्योंकि 17,000 न्यू नॉन एसी कोचेस बनने हैं। तो कोचेस कंपनी 2-3 कंपनी मेनली बनाते हैं, टीटागढ़ बनाती है, टी आर उसके बाद टेक्स मेको रेल बनाती है, और बीईएमएल बनाते हैं। तो आपको एक आज ही नहीं खरीदना, क्योंकि रेलवे सेक्टर नहीं चल रहा, मगर ये आपके वॉच लिस्ट में रेलवे सेक्टर के ये सारे स्टॉक होने चाहिए, क्योंकि 17,000 न्यू नॉन एसी वाले कोचेस इंट्रोड्यूस होगा अफोर्डेबल के केस में, राइट। रोड एंड हाईवे में अगर आप देखोगे 2,87,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। तो यहाँ पर अब अभी मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज आइडेंटिफाइड है, हो चुका है। यहाँ पर हम ज्यादा अब फोकस नहीं करेंगे, तो इस सेक्टर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मुझे लगता है हमें शिपिंग में ही दिमाग लगाना चाहिए, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में हमने जो देखा, एंड प्लस डिफेंस में हमने जो बात की। तो ये दो बात की हमने। उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग में इनको सेमीकंडक्टर मिशन 2 इन्होंने अनाउंस किया है, और ईएमएस में 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया है पीएलआई में। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जो हमारा जो फोकस है पीएलआई स्कीम ईएमएस बिजनेस में और बनने वाला है अब, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होने वाला आने वाले टाइम पे, बिकॉज ऑफ सर्विस बिजनेस जो आईटी है वहां पर जॉब करेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को जॉब बहुत बढ़ाना है इंडियन मार्केट में, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई देके ईएमएस में अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ईएमएस बिजनेस में। तो हमें ईएमएस बिजनेस में एकदम फोकस रखना चाहिए। वहां पर टॉप पिक जो है वो है मेरा सिरमा, एसजीएस, पीजीईएल। ये दो स्टॉक आपको टॉप पिक में लग रहा है मुझे। पीजीईएल अभी चल नहीं रहा, सिरमा एसजीएस का रिजल्ट भी काफी बेहतरीन आया, क्वार्टरली अपडेट भी काफी अच्छा है, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, राइट। उसके बाद फोकस एरिया क्या है? रेयर अर्थ में फोकस एरिया, उसमें कॉरिडोर भी बनाने की बात कर रहे हैं, उड़ीसा, बंगाल एंड एक दूसरे का मिला के कॉरिडोर भी बनने की बात कर रहे हैं। तो रेयर अर्थ में ज्यादा कंपनी इंडिया में है नहीं,
एक हमने मल्टीबैगर की बात की थी 160 रुपए में, आज भी 500 रुपए चल रहा है। 2 साल पहले बनाया था वीडियो में उसका। जीएमडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, आज 560 580 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक आज भी अच्छा लग रहा है रेयर अर्थ में। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाने की जो कंपनीज है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा फोकस आ रहा है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट बना रहा है उनके लिए। तो वो एक दो चीज में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर प्लस जो है एयरक्राफ्ट जो कंपोनेंट बनाते हैं, ये 3 कंपोनेंट की सेक्टर है, वहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। यहाँ से अपने को स्टॉक आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। एमएसएमई के लिए डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट में ज्यादा फायदा होगा नहीं, बट 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड में आवंटन किया है निर्मला जी ने। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज ही हमने अपने ग्रुप में रिकमेंडेशन दिया है, जो हमारे पेड ग्रुप में है उनके लिए पता है। हमने 2020-30 में शारदा कॉप के बारे में बात की है, आज ही वो 1125 हो गया है। 100 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 12% का मूव आज ही आ चुका है शारदा कॉप। तो नया अभी बाई ना कर ले, या बाई करना है तो 20-30% ही करें, क्योंकि हमने 100 रुपए नीचे बाई करने की बात की है। करेक्ट। तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। बस शारदा कॉप मुझे इस सेगमेंट में काफी अच्छा लग रहा है। मेनली केमिकल प्लस एग्रोकेमिकल की अगर कोई थीम हो, वहां पर इंडिया में अब फोकस हो सकता है। नेक्स्ट 2-3 साल मुझे लगता है केमिकल सेक्टर में अब आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी वापस। 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, या एक्चुअली मैं बोलूँ तो 7-8 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक दो स्टॉक छोड़ दें तो क्या रीजन है? चाइना अब धीरे धीरे लो कॉस्ट जो केमिकल्स है वहां पर अपना पोजीशन को छोटा करेगा और क्लोज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनका फोकस एरिया चेंज हो रहा है। अब वहां पर इंडिया के जो कंपनीज है वहां पर ग्रोथ होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं एनर्जी एंड ग्रीन ट्रांसमिशन में, आपने सुना होगा एआई और डेटा सेंटर के बारे में बहुत बार बात की है निर्मला जी ने। एआई एंड डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर के जो लगाएंगे डेटा सेंटर इंडिया में, उनको 20-20 साल तक का टैक्स हॉलीडे दिया गया है। इससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर खुलेंगे। तो स्टार्टिंग में जो डेटा सेंटर की कंपनी, जो डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है, जैसे अनंतराज, E2E, नेटवेब, ये सब कंपनी चलेंगी। बट इनसे पीछे वाला जो एंसेलरी स्टॉक है वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जगह कंपनी जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। यहाँ से 10-15-20% चल सकता है न्यूज बेस्ड पे, वो अलग चीज है। मगर आपको ढूंढना है ऐसी कंपनी। डेटा सेंटर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उनका रॉ मटेरियल है 2-3। एक तो इक्विपमेंट हो गया, जो हमने ऊपर बात कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी। अनस्टॉपेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जहां पर कोई भी रोक टोक ना हो। 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हो सकती है। इसलिए नॉट ओनली ग्रीन एनर्जी बट ऑल्सो, क्योंकि ह्यूज डिमांड होगा इलेक्ट्रिसिटी का डेटा सेंटर में, तो वहां पर एक और चीज की जरूरत होगी जो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कौन सी BESS है, बेस है, जो डेटा स्टोर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखता है, जो इमरजेंसी में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, वैसा इंस्टॉल होगा उस डेटा सेंटर में। दूसरा होगा गैस वाले जनरेटर्स का इंस्टॉलेशन सारे डेटा सेंटर में। क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से 3-4 घंटे के लिए लाइट नहीं रही तो पूरा डेटा सेंटर का पूरा काम खराब हो जाएगा। जो डेटा हुए हैं वो भी उड़ सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला अनइंटरप्टेड चलना चाहिए। तो उस समय गैस बेस्ड जो भी जनरेटर्स हैं वहां पर ध्यान रखना चाहिए। 3 साल गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी में एक और स्कीम आया, कार्बन कैप्चर का ऊपर 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। अब कार्बन कैप्चर में अभी मुझे NTPC दिख रहा है, रेन इंडस्ट्री दिख रहा है। ये 2 कंपनी कार्बन कैप्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, बट और भी हमें इसमें रिसर्च करना है। आने वाले टाइम पे और रिसर्च करेंगे, कमेंट हम रील या वीडियोस बना के डालेंगे। तो अगर आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आने वाले टाइम पे जब भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और कुछ बनाता हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना? IT, डिजिटल डेटा सेंटर के बारे में जो मैंने बात की, से भरा 300 करोड़ से 2,000 करोड़ के करीब का ये बेनिफिट जो हम बात करें डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में, निर्मला जी ने दिया है लोगों को। 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब
बनाने की बात कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म हब मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा उसमें, अच्छा खासा जो हमने ऊपर बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा उसके ऊपर है। साथ में 15,000 स्कूल और कॉलेज को इसमें जोड़ा जा रहा है लैब्स के साथ, सो दैट उस तरह के टैलेंट को हम निकाल पाए। तो वहां पर कुछ कुछ लर्निंग कंपनीज हैं, उसमें अब थोड़ा सा फोकस हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें देखना है। इसके अलावा अगर बात करें कौन सी कंपनीज इस बाहर से, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, बाहर से लेके आने की बात कर रहे हैं टूरिस्ट को जो मेडिकल के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर कौन सी कंपनीज हेल्प करेगी बाहर से लेके आने के लिए। अगर कोई बिजनेस भी करना चाहे तो उस एरिया में अब बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है, तो वहां फोकस कर सकते हैं, या जो बिजनेस ऑलरेडी है वहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कंपनीज हमें इस बजट से समझ में आना ढूंढना पड़ेगा। तो मोटा मोटा बजट का ये एलोकेशन था, और 1 लाख करोड़ के करीब का एडुकेशन के ऊपर, और भी 1,40,000 39,000 करोड़ का एडुकेशन के लिए एलोकेशन हुआ है। हेल्थ केयर के लिए 1 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है 50 लाख में, तो ज्यादा एलोकेशन नहीं है। बट और मैं चाहूंगा आने वाले बजट में और ज्यादा करें इसके ऊपर। इंफ्रा और कैपेक्स में 2 लाख करोड़ का 20 न्यू नेशनल वाटर बेस जो हमने बात कर ली, ये सारे चीजें जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो स्टॉक वाइज भी मैंने बात की है बहुत सारे, चाहे वो एनएमडीसी हो, जीएमडीसी हो, चाहे वो एमटीआर हो, शिप बिल्डिंग मैटेरियलिंग कॉर्पोरेशन हो, सारे स्टॉक के बारे में बात की है। इन सारे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, मुझे लगता है वहां पर एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा।